हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 5 रहेगा। तो सभी का भरपूर अभिनंदन है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 घटनाओं के बारे में बताया गया है। आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित लिखना है। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया है, देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो आपको पता है हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, है ना, जो कि बड़े प्रसिद्ध रहे। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उस समय कहाँ थे, जेल में थे। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तब की बात है ये बात है 7 सितंबर 1931 की। इसमें महात्मा गांधी हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, यानी कि कांग्रेस के मुख्य नेता थे उस समय वो। तो यानी कि कांग्रेस ने इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला। लेकिन यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। ठीक है, इसमें आपको पता है महात्मा गांधी जब लंदन से लौटते हैं तो दोबारा से आकर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। फिर दूसरी घटना की बात करते हैं, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। ये घटना कब की है तो आपको पता है ये है 1946 की घटना है, यानी कि आजादी से 1 साल पहले। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये कब की बात है, ये बात है 1942 की। इसके पीछे की थोड़ी सी घटना आपको बता देते हैं। दिन था 7 अगस्त 1942 का। 7 अगस्त 1942 कांग्रेस के सभी प्रतिनिधि इकट्ठा हुए ग्वालियर टैंक मैदान में और उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनकी अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में अगले दिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं जिसका नाम रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। सभी ने विचार विमर्श किया और सहमति भी दे दी और इसी प्रकार अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब ये बात चल रही है अगस्त महीने की, इसी वजह से इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम एक नया नाम भी देते हैं, अगस्त क्रांति। ठीक है, और जिस मैदान में इसकी शुरुआत हुई थी उसे हम बोल देते हैं अगस्त क्रांति मैदान, यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो अब आपको ये सुमिलित करना है कि कौन सा ठीक रहेगा। तो 1931 यानी कि 132, ठीक है, जिन्होंने ये सी ऑप्शन टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद की घटना है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होना, उसके बाद की घटना है रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, जिनका ठीक था और जिनका नहीं भी था तो कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे और अच्छा करेंगे, है ना। तो चलिए जी, अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है, उसमें आपको ऑप्शन टिक करना है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव, ये जो दो नाम हैं, निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है ये। तो 4 ऑप्शन है, 1857 की क्रांति का, या फिर 1921 के मोपला विद्रोह का, या फिर 1859-60 के नील विद्रोह का, 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कहा जाता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, बिरसा मुंडा ने, बिरसा मुंडा। ठीक है जी,
जिसे उलगुलान विद्रोह कहा गया। उलगुलान का मतलब आप बेसिकली कह सकते हैं कि विद्रोह, है ना। या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए सामंती और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ मुंडा विद्रोह भी कह दिया जाता है। मुंडा विद्रोह बड़े जोरों शोरों से ये चला और जनजाति जो क्षेत्र के लोग थे उनका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा भगवान माने जाते हैं जनजातीय लोगों में, है ना। उलगुलान विद्रोह के एक कारण के रूप में साहूकारों और ठेकेदारों द्वारा किया गया शोषण भी उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि जो साहूकार हुआ करते थे या फिर ठेकेदार हुआ करते थे वो ज्यादा शोषण किया करते थे लोगों का। इसी वजह से तंग आकर जो ये विद्रोह हमें देखने को मिला भारतीय इतिहास में, जिसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। बहुत बढ़िया, जिनका ऑप्शन डी टिक किया गया था उनका बिल्कुल ठीक था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, जयपुर शैली और बूंदी शैली। तो सबसे पहले आपको ये पता है बनी ठनी, नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक भारतीय कला है ना। और कौन सी भारतीय चित्रकला है? ये भारतीय चित्रकला, चित्र बनाने की कला। और ये ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया, बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कहा जाता है कि ये जो बनी ठनी की पेंटिंग थी जो सबसे पहले बनाई, उनका नाम था, एक सेकंड, पेंटिंग नाम आता है निहाल चंद। ठीक है जी, निहाल चंद। तो जिस प्रकार हम देखते हैं मोनालिसा की फोटो है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रसिद्ध है मोनालिसा का चित्र। लेकिन इसी प्रकार ये जो पेंटिंग जो निहाल चंद द्वारा बनाई गई थी, उसी पेंटिंग को क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा। अपने इस ग्रैंड मास्टर 360 पर आपने क्लासेस अगर की हो तो आपको एक चेहरा दिखाई देगा, थंबनेल पर आपने कभी देखा हो, जो मोनालिसा जैसा दिखता है। आप बताएंगे इनका चेहरा है वो। बनी ठनी किशनगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा सामंत सिंह की प्रेमिका और उच्च कोटि की एक कवित्री थी। सामंत सिंह की प्रेमिका भी थी और वो एक अच्छी कवित्री भी थी। किशनगढ़ रियासत, ठीक है ना, हो जाएगा याद। ये आपका 2018 में यूपीएससी में पूछा गया था। वैसे तो लगभग जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेकर आए हुए हैं सभी पूछे ही गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। अभी नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन आपके सामने दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले आप देखने का प्रयास करेंगे, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महर्षि पाणिनि ये तो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ना। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन थे उस समय? तो नाम आता है महापद्मानंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। उनके दरबार में रहा करते थे महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत से संबंधित एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है ना। चलिए जी, ये तो हो गया। अब जब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, पुष्यमित्र जो शुंग हैं उनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो किनका नाम आता है? महर्षि पतंजलि, है ना। पतंजलि किसके दरबार से संबंधित थे? पुष्यमित्र शुंग।
पुष्यमित्र शुंग वही हैं जिन्होंने अपने सम्राट बृहद्रथ मौर्य को मार दिया था और गद्दी पर बैठ गए थे और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और लगभग ये समय की बात है 184 ईसा पूर्व के आसपास की बात है जब पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। और फिर जब हम बात करते हैं दूसरे कथन के बारे में, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो अमर सिंह हैं वो किसके दरबार में थे? वो तो जो आपके बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम दिया देते हैं ना, उनके दरबार में थे। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये तो गुप्त वंश के राजा थे, गुप्त वंश है ना, तो इनके दरबार में थे अमर सिंह। ये हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा अगर जिक्र करें तो आपको पता है ये शुरुआती दौर में इनके जो राजा हुए थे पुष्यभूति, उन्होंने एक वंश की स्थापना की, पुष्यभूति वंश बोल देते हैं। बाद में इस वंश में वर्धन सरनेम से बहुत सारे राजा हुए थे, जिसकी वजह से इस वंश का नाम वर्धन वंश भी पड़ा। मुख्यतः ये हरियाणा क्षेत्र में एक वंश था, लेकिन बाद में इसका विस्तार कहां तक देखने को मिलता है? यूपी तक। शुरुआती दौर में थानेसर राजधानी हुआ करती थी जो वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित कर ली, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है। बाकी कहानियों के रूप में तो हम पढ़ते ही रहते हैं, है ना। कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास के बारे में आपको पता है ये बड़े संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और किसके दरबार में रहा करते थे ये? आप कहेंगे ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये कथन सत्य है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे ये कालिदास, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता। और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, कुछ नाटक भी लिखे गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और एक सबसे पहली जो क्लास हुई थी उसमें एक आपसे पूछा गया था कि शुंग वंश के बेटे है ना, उनकी प्रेम कहानी का जो जिक्र मिलता है वो कालिदास की कौन सी रचना में मिलता है? तो मालविका अग्निमित्रम एक रचना, एक नाटक है इनके द्वारा लिखा गया, उसमें वर्णन मिलता है ना। पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम क्या था? अग्निमित्रम। और मालविका क्या है? मालविका उनकी प्रेमिका थी। तो ऑप्शन जो ठीक रहेगा वो रहेगा केवल 3, यानी कि केवल जो तीसरा है वही कथन ठीक है, बाकी सब गलत हैं। अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में महत्तर एवं पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो आपके सामने ये बातें दी गई हैं, बता दीजिए जल्दी से। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। चाहे हम मध्यकाल की बात कर रहे हो या फिर मध्यकाल के शुरुआती दौर की बात कर रहे हो, उस समय जो गांव यानी कि ग्राम का जो मुख्य प्रधान हुआ करता था उसे हम क्या बोलते थे? महत्तर। महत्तर। और यही आप देखेंगे दक्षिण भारत में ग्राम को क्या बोला जाता था? पट्टिकल। थोड़ा सा अंतर है, ये तो उत्तरी भारत के क्षेत्र के आसपास में शब्द प्रयोग होता था और ये दक्षिण भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे प्रयोग होता था। ठीक है जी। उस समय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी इकाई होती थी प्रांत। प्रांत को क्या बोला जाता था? भुक्ति कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं भोग। प्रांतों को बोला जाता है ना। और इन्हीं पर जो शासन किया करते थे यानी कि जो प्रांतों का मुखिया हुआ करता था उसे क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे उपरीक, या फिर आप कह सकते हैं भोगपति। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
और जब हम बात करते हैं प्रांतों से छोटी इकाई जो हुआ करती थी, यानी कि भुक्तियों का आप कह सकते हैं विभाजन कर दिया जाता था जिला में। प्रांत फिर होते थे जिले। वर्तमान की दृष्टि से लिख रहा हूं मैं ये जो लाइन है, ठीक है, प्रांत, जिला, गांव, ऐसे। उस समय जिला स्तर पे जो इकाई बनी होती थी उसे कहते थे विषय, और विषय का जो मुखिया हुआ करता था उसे कहते थे विषपति। ठीक है जी, विषयपति या विषपति, है ना, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। फिर जब हम बात करते हैं इससे भी एक छोटा, आप कह सकते हैं छोटी इकाई होती थी उस समय, उसे हम क्या बोलते थे, नगर। ठीक है, और नगर प्रशासन में सबसे जो एक नाम कह सकते हैं वो नाम होता था पुरपाल, जो उसका मुखिया होता था। ठीक है जी, पुरपाल। और जैसे नगर हो गया, इसी से संबंधित एक आपको नाम मिलेगा मुखिया का, नगरपति। ठीक है, फिर सबसे छोटी इकाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था ग्राम, छोटे छोटे गांवों के समूह की इकाई, जो आपको बहुत सी मिलेंगी जब आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। सभी ने ऑप्शन अगर डी टिक किया है, ग्राम के मुखिया को महत्तर और पट्टिकल कहा जाता था, तो बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे सभी। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है, मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, आप कहेंगे ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी 1828 में? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? एक ही ईश्वर हो ऐसी भावना और एकेश्वरवाद, जिसे हम बोल देते हैं ना, एकेश्वरवाद की उपासना। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, पुरोहितवाद जो है उसका भी विरोध हुआ। हम जैसे अवतारों की बात करते हैं, अवतारवाद का भी खंडन किया गया ब्रह्म समाज के द्वारा। और इसमें से अगर हम कुछ नाम देखें ब्रह्म समाज से संबंधित, तो एक नाम आपने सुना होगा केशव चंद्र सेन, और एक नाम आता है देवेंद्र नाथ टैगोर। ये ब्रह्म समाज के नेता रहे बाद में। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसने इस बात यानी कि इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ऐसा प्रचार नहीं किया था। मान के चलो, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे, आप कोई चीज का विरोध कर रहे हैं, है ना, आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तो गलत है, यानी कि आप गलत को गलत बोलेंगे। और एक बात है कि आप थोड़ा सा उसमें सुधार चाहते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ अगर ये त्रुटियां दूर हो जाएं तो हम इसको ठीक मान लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी, इन्होंने तो पुरोहितवाद को क्या है, पूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दिया, यानी कि जो वेदों की परंपरा है उसे अस्वीकार कर ही दिया। तो फिर त्रुटिहीन है, और त्रुटियों को दूर करके हम उसमें कुछ अच्छा देख पाएंगे, ये तो बात ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा जो है वो नहीं होगा, बाकी जो दो हैं ठीक है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक रहेगा। 2012 में यूपीएससी में पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी शब्द की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिए।
जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आपको पता है बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 की बात है। किसके समय की बात है? ये कर्जन के समय की बात है, जब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। इसने उस समय का जो बंगाल हुआ करता था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको ऐसे दो भागों में बांट दिया। इसके विभाजन का तर्क था कि ये जो एरिया ना वो काफी विस्तृत है और इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इसी वजह से हम चाहते हैं कि एक अच्छा इसको राजनीतिक स्वरूप मिले और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी बनाई जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इसका विभाजन किया है हमने। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के इस मंसूबे को भारतीय जो कुछ लोग थे वो अच्छे ढंग से समझते थे, ये तो तोड़ने वाली सी बात कर रहे हैं। इसी वजह से इस बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित एक आंदोलन शुरू किया। स्वदेशी आंदोलन कब तक चला? ये आप कहेंगे 1905 से लेकर 1911 तक, है ना। तो इस प्रकार कर्जन ने, आपको पता है, इसको हम पूर्वी बंगाल बोल देते हैं और ये पश्चिमी बंगाल। हालांकि ऐसा नहीं है कि बंगाल ही था इसमें, इस पश्चिमी बंगाल में हमारे पास कुछ आजकल जो बिहार में पड़ता है वो एरिया भी था। लेकिन मोटा मोटा आप ये कहेंगे, कई बार कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं कि हमारे भारत के अगर हम नक्शे को देखें तो पूर्व दिशा में हमारे पास ये बंगाल है, तो इसे हम पश्चिमी बंगाल क्यों कहते हैं? ये इसी वजह से कहते हैं कि जो उस समय विभाजन किया गया था तो नाम तो पड़ गया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और ये पश्चिमी बंगाल हमारे हिस्से में आया एक राज्य के रूप में, जैसे आप अभी देखते हैं। इस वजह से इसे पश्चिमी बंगाल कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। सूची दी गई है दो आपके सामने। प्रसिद्ध स्थान बताइए और नदियों के नाम बताए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। ये आपका 2019 में पूछा गया था एग्जाम में, यूपीएससी 2019 में। कौन सा कथन सही है? सबसे पहले आप ये देखने का प्रयास करेंगे, पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, चंद्रभागा नदी के किनारे ही है। कौन से एरिया में है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जब जाएंगे ना तो वहां पे शोलापुर जगह है, शोलापुर। महाराष्ट्र में शोलापुर के पास में स्थित ये धार्मिक स्थल है, चंद्रभागा नदी के किनारे। और ये जो पंढरपुर एरिया है मुख्यतः विठल स्वामी मंदिर के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। विठल स्वामी मंदिर मध्यकाल में ये बड़ा प्रसिद्ध स्थल रहा, पंढरपुर। ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट तिरुचिरापल्ली की, तो तिरुचिरापल्ली जो है वो आपने सुमेलित करना है, तो बिल्कुल ठीक जाएगा। ये तिरुचिरापल्ली आपका कहाँ पड़ेगा? कावेरी नदी के किनारे। और कौन से स्टेट में है ये? आप कहेंगे तमिलनाडु। नाम से ही आपको पता चल रहा है, तिरुचिरापल्ली। और फिर बात करते हैं हम्पी की। हम्पी क्या सुमेलित हो रहा है क्या? हम्पी माल प्रभा नदी के किनारे है। आप कहेंगे जी नहीं, ये कथन तो गलत बन रहा है। तो फिर हम्पी किस नदी के किनारे बनता है? तो आप कहेंगे तुंगभद्रा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित एक शहर का अवशेष मान सकते हैं कि जब आप मध्यकाल की यात्रा करते हैं तो मध्यकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उस समय हम्पी बड़ा प्रसिद्ध स्थल था और अमीर कह सकते हैं ना, एक अमीरी के मामले में बड़ा ये प्रसिद्ध रहा और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही काफी लंबे समय तक। अभी तो यहाँ पर
आपको अवशेष दिखाई देंगे, उतना ये विकसित नहीं है कि आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कौन सा टिक करना था, तो फर्स्ट और सेकंड, केवल 1 और 2 जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, यही सुमेलित है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ठीक रहेगा। पहला कथन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की। जी नहीं, ये कथन गलत है। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में क्या किया था, एक समाचार पत्र शुरू किया, बंगाल गजट, है ना, बंगाल गजट नाम से। लेकिन ये बंगाल गजट तो इंग्लिश भाषा में था, लेकिन हमें पूछा क्या है, लिखा है इसमें प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। तो ये तो 1818 में शुरू हुआ था ना, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट इंग्लिश भाषा में शुरू किया, तो ये कथन गलत लिखा हुआ है। दूसरा कथन भी देख लीजिए, द ट्रिब्यून अखबार 1881 में दयाल सिंह मजीठिया के नेतृत्व में लाहौर से प्रकाशित हुआ। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। तो आपको कौन सा इसमें टिक करना है, केवल 2 ऑप्शन टिक कर देना है। केवल दूसरा कथन सही है, ये बात बिल्कुल ओके है। अभी आपके सामने एक नया क्वेश्चन दिया गया है, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहला पढ़ के देखिए, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा पढ़ के देखिए कथन, केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। बता दीजिए कौन सा इसमें से टिक किया है आपने। तो सबसे पहला देखो कथन, ये देखिए, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, बिल्कुल ठीक बात है, सही है। लेकिन केवल करताल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, ये बात गलत है। क्यों ये बात गलत क्यों है, क्योंकि जब आप इसमें यानी कि इस मणिपुरी संकीर्तन में जाएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, तो आपको वहां पे ढोलक जो है, ढोलक बजाने वाले भी आपको मिलेंगे। ठीक है जी, चलो, इसमें गायन भी होता है, वाद्य यंत्र भी यानी कि वादन का जो कार्य है वो भी होता है, और नृत्य भी होता है। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं से संबंधित है ये, बिल्कुल ठीक बात है, सही कहा। मुख्यतः ये कहां पर कार्यक्रम होता है इससे संबंधित, मणिपुर में, नाम से ही पता लग रहा है, मणिपुरी संकीर्तन, है ना। मणिपुर में इसमें क्या है, ये गायन से भी संबंधित है, गाया भी जाता है, और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो बजाए भी जाते हैं, यानी कि वादन। और तीसरा क्या बच गया, एक इसमें होता है नृत्य, यानी कि नृत्य भी होता है। ठीक है जी, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। चलिए जी, बहुत बढ़िया, नृत्य। विशेष तौर पर मणिपुर के जो मैदानी भाग हैं वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकियों के लिए बैन है, जाहिर सी बात है, एक कोई भी कला हो, कोई भी परंपरा हो, किसी क्षेत्र विशेष में अगर विकसित हुई है, अगर वहां के लोग कभी कहीं दूसरी जगह पर जाके बस जाते हैं, किसी कार्य की तलाश में जाकर कहीं दूसरी जगह रहने लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो परंपरा भी तो वहां से उनके साथ जाएगी ना, दूसरी जगह जाकर भी वो अपनी परंपराओं का निर्वहन करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से प्रचार प्रसार होता है, और तो क्या है ना। तो मणिपुर में वैष्णव जो परिवार हैं, हाँ, यानी कि भगवान विष्णु के जो अवतारों से संबंधित जो पूजा पाठ करते हैं, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो लोग हैं, उनके धार्मिक उत्सवों में और वहां पर आपको ये मणिपुरी संकीर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और उनका माना जाता है कि अगर वो नृत्य करेंगे, गायन करेंगे और साथ में
वादन करते हुए भगवान कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो उन्हें भगवान कृष्ण जी आशीर्वाद देंगे। ठीक है जी। इसमें ढोलक भी बजाया जाता है, केवल करताल इसका वो नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, 2017 की बात है। इस प्रकार से आज की हमारी कहानी यहीं तक रहती है। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर। नमस्ते।